हे ऊपर वाले, मैं कितना अभागा हूं। आज इस गरीब के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। आज तक मैं अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं रख पाया, तो मैं कैसे अपने पुत्र का अच्छा पालन पोषण करूंगा। मेरी सहायता करो ऊपर वाले, मेरी सहायता करो। ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रौनक में रहने वाला बिंदा एक गरीब आदमी था। उसे जो भी काम मिलता वो करता और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी कौशल्या का पेट पालता। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चंदा रखा। सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तो हम 3 हो गए हैं। इसीलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने कौशल्या? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से खेत खलिहान में मैं भी मजदूरी करने जाया करूँगी। कौशल्या की बात सुन बिंदा दुखी हो उठा। कौशल्या, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। हाँ कौशल्या, कह तो तुम ठीक ही रही हो। कौशल्या, सब पूर्व जन्मों की पापों का फल है। 12 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के भी दिन फिरते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर ही रह गई है। बिंदा, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? देवी सरस्वती, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कैसे चंदा को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी हो बिंदा, चाहे तुम्हें अपना तन पेट काटना पड़े, पर चंदा को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो सकेगी। तत्काल ही बिंदा की आंखें खुल गई और वो सोचने लगा, ये मैंने कैसा सपना देखा? सुबह जब उसने कौशल्या से रात को देखी हुई सपने की चर्चा की तो कौशल्या कहने लगी, सुनो जी, तुम चंदा को लेकर आज ही विशाखा नगरी चले जाओ। विशाखा नगरी? पर वहां क्यों? विशाखा नगरी में चैतन्य नाम का विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। तुम चंदा को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ही ले जाओ। लेकिन कौशल्या, इस काम के लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वो धन? इसके लिए तो आप सुखी लाला के पास चले जाओ। क्या? सुखी लाला के पास? हाँ, ले देकर गांव में वही तो एक महाजन है। चंदा की शिक्षा है तो उनसे कर्ज ले लो। कौशल्या, सुखी लाला अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं और समय पर उधार न चुकाने पर वे बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके बिना और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात सरस्वती माँ ने चंदा को शिक्षा दिलवाने को कहा है तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? सुखीलाल बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को भी ऋण नहीं देते हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है जी। तुम अपनी झोपड़ी को उनके पास गिरवी रख आना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने का यही तो एक आसरा है।
भगवान ना करे ये भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ सोचो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। तब उसी दिन बिंदा सुखी लाला के यहाँ पहुंचा और कहने लगा, राम राम सुखीलाल जी। कहो बिंदा, कैसे आना हुआ? दरअसल लाला जी एक अर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। हाँ हाँ कहो बिंदा, क्या अर्ज है तुम्हारी? ओ लाला जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए था। कर्ज? किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला, इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। ओ, तो तुम कर्ज लोगे किस पर? अरे मतलब गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? हैं? लाला, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर बस एक झोपड़ी ही है मेरे पास, बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। लाला मन ही मन सोचने लगा, हाँ, सौदा बुरा नहीं रहेगा। बिंदा ऋण तो अदा कर पाएगा नहीं, फिर उसके झोपड़े पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है बिंदा, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ, ठीक है? ठीक है लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुखी लाला ने एक कागज पर बिंदा का अंगूठा लगवा लिया और कहने लगा, पूरे 10 वर्ष की मोहलत देता हूं मैं तुझे। यदि इन 10 वर्षों के अंदर तू मेरा ऋण ना चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी। बोल। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ये स्वीकार है लाला। फिर सुखी लाला ने उसे 100 चांदी के सिक्के गिनवा कर दे दिए। भगवान तुम्हारा भला करे लाला। बिंदा अपने बेटे चंदा को साथ लेकर उसी दिन विशाखा नगरी की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करने के बाद बिंदा और चंदा विशाखा नगरी में चैतन्य गुरु के आश्रम में पहुंच गए और कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रौनक में रहता हूँ। मेरा नाम बिंदा है और ये मेरा बेटा चंदा है। मैं अपने बेटे चंदा को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास लाया हूँ गुरुजी। बिंदा ने तुरंत चांदी के सिक्के से भरी थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और कहने लगा, इन्हें स्वीकार कीजिए। क्या है इस थैली में? इसमें चांदी के 100 सिक्के हैं गुरुजी। मैं जैसे तैसे इसका प्रबंध कर पाया हूँ, इससे अधिक और आपको नहीं दे पाऊंगा। गुरुजी, मैं गरीब हूँ, मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए मना मत करना। बड़ा भोला आदमी लगता है ये, इसे निराश करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। बिंदा, तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। बोलो। जी गुरुजी। बिंदा अपने बेटे चंदा को चैतन्य गुरु के गुरुकुल में छोड़ आया। बिंदा और कौशल्या का दिनचर्या पहले के ही भांति फिर चलने लगा। इधर चंदा चैतन्य गुरु से शिक्षा पाने लगा। 10 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। तब गुरुजी कहने लगे, चंदा, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो, इस पर सदा गर्व रहेगा हमें। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किस योग्य था।
चंदा ने गुरु के चरण स्पर्श किए। चंदा, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में न जाने वो कब से बाट जो रहे होंगे। जाओ। वो उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया और फिर लंबा सफर तय करके वो अपने गांव रौनक पर पहुंच गए। ये युवक कौन है? चंदा ने आगे बढ़कर बिंदा के पैर छू लिए। अरे अरे, क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं चंदा हूँ पिताजी, आपका बेटा। चंदा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताजी, मैं गुरुदेव की आज्ञा पाकर ही लौटा हूँ। अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम कौशल्या? शीघ्र आओ, देखो हमारा बेटा पढ़ाई पूरी करके लौट आया है। तुरंत ही कौशल्या बाहर आई और चंदा को देखकर बहुत खुश हुई। चंदा माँ की पैर छुआ और कौशल्या की खुशी का अब कोई ठिकाना ना था। कौशल्या, अब हमें और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा अब नौकरी करेगा और हमारे बुरे दिन भी बीत जाएंगे। भगवान करे वो दिन शीघ्र आए जी। पूरे 10 वर्ष तो बीत चुके हैं। चलो भाई, चलकर अब बिंदा से चांदी के सिक्के लौटाने का तगादा करने का समय आ गया है। लगता है बिंदा का लड़का पढ़ाई पूरी करके आ गया है। अरे आप सुखी लाला, ओहो भूले नहीं तुम मुझे। लाला, आप कोई भूलने की चीज हो क्या? कहिए, कैसे आना हुआ आपको? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं चंदा? चंदा ये सुनकर चुप रहा। ये देख लाला के तेवर चढ़ गए। अरे बताते क्यों नहीं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुनो लाला, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला, मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। लगता है चंदा आवश्यकता से अधिक पढ़कर आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं ये बताओ। चंदा ने पुनः पहले वाली बात दोहरा दी, जिसे सुनकर सुखी लाला बुरी तरह खींच गया। चंदा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी पर रखकर मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। क्या लाला, सचमुच? हाँ चंदा, बिंदा ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सिक्के मुझे नहीं लौटाए। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। यदि तुम सच सच बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो क्या करोगे तुम सुखी लाला? लाला सोचने लगा। लड़का बड़ा चालाक है, इससे चालबाजी से काम लेना होगा। चंदा, अगर तुम बताओगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो मैं उधार दिए हुए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। सुखी लाला, मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? अरे मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ कि यदि तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं, तो मैं उधार के सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। बोलो।
लाला, ये पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते, अतः इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर यदि आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। ये बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं रखने दे रहा, पर मैं भी कोई कम नहीं हूं। लाला की नजर उसकी झोपड़ी पर बैठी तितली पर पड़ी और वो कहने लगा, हाँ तो सुन, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि यदि तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ उधार माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात। लाला, आप सुनो, मैंने आपसे कहा था कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए। इसका मतलब है कि वो पेड़ काट कर किसी मकान के सामने बाड़ लगाने गए हैं। ओह, तो ये मतलब था तुम्हारा। मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई। मेरी बात का मतलब था कि वो पंखे बेचने और बिक्री से मिलने वाले पैसों से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदनी जैसा प्रकाश हो सके। हाँ, तुम सचमुच बुद्धिमान हो चंदा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। खुशी लाला को जाते हुए देखकर चंदा सोचने लगा, लाला, तूने आज तक बहुत भोले भाले और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया। देख अब तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब बिंदा और कौशल्या घर वापस लौटे तो चंदा ने बताया, पिताजी, सुखी लाला आया था। ओ कौशल्या, अब क्या होगा? पिताजी, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं ना। उस जमाखोर लाला से मैं निपट लूंगा। तुम? लेकिन कैसे बेटा? लाला बहुत ही चालाक है। पिताजी, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा और वो ठीक ही करेगा। अगले दिन सूखी लाला फिर आ धमका और उस दिन भी चंदा ही घर पर था। लाला, आज कैसे आना हुआ? अरे, अपना उधार मांगने आया हूं। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? तुम कौन से उधार की बात कर रहे हो लाला? अच्छा, हाँ, उसी उधार की जिसे कल तुमने माफ कर दिया था, है ना? क्या? मैंने कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो चंदा। लाला, बात को पलटो नहीं। जब कर्ज माफ हो गया तो वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। चंदा, मैं तुझे और तेरे बाप को बख्शूंगा नहीं। मैं दरबार में तुम दोनों की शिकायत लेके जाऊंगा। जाओ जाओ, ये इच्छा भी पूरी करके देख लो लाला। उसी दिन सुखी लाला दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए। सुखी लाला, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है भला? महाराज, गांव में बिंदा ने 10 वर्ष पूर्व मुझसे 500 चांदी के सिक्के लिए थे, पर अब मांगने पर उसका धूर्त पुत्र साफ मना करता है। बिंदा और चंदा को दरबार में बुलवाया गया और महाराज कहने लगे, बिंदा, ये क्या मामला है? क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की ओर से मैं पैरवी करूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? ये सच है महाराज कि 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने सुखी लाल से कर्ज लिया था। तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं? वही तो बताने जा रहा हूं राजन। कल सुखी लाला हमारे यहां पर आए थे, तब इन्होंने कर्ज माफ करने का मुझे वचन दिया था। फिर कर्ज लौटाने का प्रश्न ही कहां रह जाता है। चंदा, क्या अपनी बात सिद्ध करने हेतु तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब
चंदा ने विस्तार पूर्वक राजा को अपने और सुखी लाला के बीच में कल हुई बातचीत के विषय में बताया। तो एक तितली है तुम्हारी गवाह? हाँ राजन, सुखी लाला ने एक तितली को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने की बात कही थी। देखो चंदा, ये कोई साधारण पंचायत नहीं है, अपितु राज दरबार है। यहां पर ऐसी मनगढ़ंत बातें स्वीकार नहीं की जाती। क्षमा करें महाराज, मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं अपितु सच कह रहा हूं। कल सुखी लाला ने अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके यहाँ गया था तब तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। झूठा कहीं का। ये सुनकर राजा मुस्कुरा उठा। सुखी लाला को अब अपनी भूल का आभास हुआ। आवेश में आकर मैंने ये क्या कह दिया। जिस बात को मना कर रहा था उसे ही स्वीकार कर बैठा। सुखी लाला, आखिर तू मेरे शब्द जाल में फंसी गया। सुखी लाला, तुम्हारी बात से यह सिद्ध होता है कि चंदा का कहना ठीक है। लाला, सच सच कहो कि तुमने कितना कर्ज दिया था? महाराज, भगवान झूठ ना बुलाए। बिंदा को मैंने 100 चांदी के सिक्के कर्ज दिए थे। परंतु तुम तो 500 चांदी के सिक्के की फरियाद लेकर आए थे। क्षमा करे महाराज, मैं भूल से 100 की जगह 500 कह गया था। लाला, हम समझ गए कि तुमने वो सब भूल से नहीं अपितु जानबूझकर कहा था। हमारा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए बिंदा के पिता का कर्ज माफ करना होगा। जी महाराज। मरता क्या ना करता। चंदा ने जाल ही ऐसे बिछाई कि फंसना ही था। और फिर महाराज कहने लगे, देखो सुखी लाला, बहुत दिनों से तुम्हारे विरुद्ध हमें शिकायतें मिल रही थी, पर हम किसी ठोस अवसर की खोज में थे। आज वो अवसर हमें मिल गया। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों का खून चूसना छोड़ दो। जी महाराज। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना धंधा छोड़ दो। धंधा करो, पर ईमानदारी से करो। फिर सुखी लाला मुंह लटकाकर दरबार से चला गया। तब राजकुमारी वसुंधरा, जो कि पर्दे की ओर से ये सब कुछ देख रही थी, सामने आई और प्रसन्न होकर चंदा से कह उठी, युवक, तुम्हारी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजा को प्रणाम कर चंदा और बिंदा जब दरबार से जाने लगे तो राजा कहने लगे, रुको। आज्ञा महाराज। बिंदा तुम्हारे पुत्र गुणी है। हम इसके बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए। हमारे साथ हमारी पुत्री वसुंधरा ने भी चंदा की बुद्धिमानी को स्वीकारा है। ये देख हमें लगा कि हमारी खोज पूरी हो गई है। खोज? कैसी खोज महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। हम राजकुमारी के लिए उचित वर की खोज में थे। बिंदा, तुम्हारे पुत्र के रूप में हमें अपने पुत्री का वर मिल गया है। राजन, ये क्या कह रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? हम ऊंच नीच को नहीं मानते बिंदा, हमें बस तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ राजन जो आपको मना कर सकूं? और फिर कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से चंदा और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने दरबार में घोषणा की, हमारा कोई पुत्र नहीं है, अतः दामाद चंदा को हम अपना राजपाट सौंपते हैं।